पोटाशियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। इसी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट, दिस इज इमरान। और आज की जो वीडियो इसमें हम केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो मेरे पास क्वेश्चन है दीज आर फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स, और आपने जो है इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपने क्लियर करने हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है ये हमें कहता है कि द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड ये होता है कि जब आपके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। लॉस और गेन जो है ये जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। या जहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होती है, लाइक अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो लूज करने वाला जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो गेन करने वाला होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो इसलिए हम इनको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर आयंस, इसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन होती है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, मीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड के अबाउट भी आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसको आप कहते हो दैट इज़ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनता है दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन से यहाँ पे कंपाउंड है जहाँ पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4 की, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी एग्जांपल नहीं, ऑप्शन नंबर ए को ले लेते हैं। सो कार्बन याद रखें, कार्बन के वैलेंस के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, तो हर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब होगा तो करते क्या हैं कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे शेयर, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे शेयर और यहाँ पे शेयर। तो यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। शेयरिंग करने के बाद हाइड्रोजन जो है इसका क्या कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। वाइल कार्बन जो है उसका क्या कंप्लीट हो रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। सो दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी के अंदर हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर 1 है, हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में शेयरिंग हो जाएंगे, शेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अगेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी के अंदर अगर आप देखो तो पोटाशियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। इसी तरह साइनाइड जो आयन है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। अब देखो ये पॉजिटिव और -1 इसके ऊपर चार्जेस आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन होंगी। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, दैट वुड बी आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयंस हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। एक नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो शेयरिंग करने की वजह से इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो +1 चार्ज है पोटाशियम के ऊपर, पोटाशियम आयन के ऊपर और साइनाइड आयन के ऊपर, इसकी वजह से इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। अब पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, अगर देखो तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है पोटाशियम का 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है ये अपना लूज कर देता है पोटाशियम। तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, पोटाशियम आयन की फॉर्मेशन होगी और ये आयन जो है ये उधर जाके साइनाइड आयन जो है उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की मदद से बॉन्ड बना लेगा और दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। तो इसके अंदर हमारे पास इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है और इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास क्या है, पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड में क्या होता है कि
पोटाशियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, ये पोटाशियम के लिए हो गया। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आपको पोटाशियम के अंदर नजर आ रहा है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है, तो करता है क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 होने चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो पोटाशियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, अब डोनेट नहीं सॉरी लूज कर देता है और ये उसको ले लेता है, ठीक है। अब पोटाशियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा। क्लोरीन क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेन करने के बाद उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, क्लोराइड आयन बनेगा Cl नेगेटिव। अब ये +1 और ये नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को खींच लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी आयोनिक बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर टोटली कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर टोटली कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर टोटली आयोनिक बॉन्ड होगा, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, और ऑप्शन नंबर सी के अंदर दोनों होंगे, आयोनिक भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। अब इसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल हमें गिवन है, कहता है कि ऐसा कौन सा है जिसमें ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का जो वैलेंस है शेल, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन कितने इसके साथ 2 हैं भाई, तो यहाँ पे हम 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखें, ये एक ऑक्सीजन बन गया, यहाँ से हम इसका दूसरा ऑक्सीजन बना देते हैं, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट अस टेक द इरेजर, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। हम यहाँ से ये इरेजर लेके इसको रब कर देते हैं। तो ये देखें, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने हैं वैलेंस के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास क्यों 6 है, तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, हो जाएगा 1s2 2s2, ये 2p और ये 4 हो जाएगा। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। कार्बन जो है इसके पास वैलेंस में 4 क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको अब क्या है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर कर लेते हैं, ये शेयर कर लेते हैं, ये शेयर कर लेते हैं, ये शेयर कर लेते हैं। अब अगर आप कार्बन को देखो तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस ऑक्सीजन को अगर आप देखो, इस ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्टेट रूल जो है वो ओबे हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल अगेन हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। हर हाइड्रोजन के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है हर हाइड्रोजन के पास, सॉरी। अब ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन का क्या होता है कि डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है। लेकिन ऑक्सीजन जो है उसका आपके पास क्या कंप्लीट है, ऑक्सीजन का यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी यही होता है कि हर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये जो ऑक्टेट है ये दोनों का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन है ना, ये बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम कार्बन लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2
ये 3 और ये 4। अब यहाँ पे होता है क्या है कि ये तो शेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा होता है कार्बन को। तो इस तरह हमारे पास जो कार्बन है ना, इट इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यहाँ पे जो ऑक्टेट रूल है वो ओबे नहीं होता, ठीक है। कार्बन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑक्टेट रूल जो है ओबे नहीं होता। हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो हमारे पास है ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देन वी हैव MCQ नंबर 3। ये में क्या कहता है कि एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एलिमेंट Y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर यूनिवेलेंट, द कंपाउंड फॉर्म वुड बी। सबसे पहले यूनिवेलेंट का आप समझ जाएं। यूनिवेलेंट, यूनि का मतलब होता है सिंगल, मोनो, ठीक है। मोनो पढ़ा होगा आप लोगों ने, या फिर आपको पता है सिंगल। सिंगल का मतलब एक, वैलेंट का मतलब जिसके ऊपर वैलेंसी जो है वो सिंगल होती है। जैसे आप पढ़ते हो ना Na+1, ठीक है, पोटाशियम विथ +1, ठीक है, दिस इज यूनिवेलेंट। इसी तरह मैग्नीशियम के अबाउट आप पढ़ते हो Mg+2 या कॉपर+2 पढ़ते हो, ये आपके पास क्या है, दीज आर डाइवेलेंट। इसको क्या कहते हो, डाइवेलेंट, क्योंकि इसके ऊपर वैलेंसी क्या है, ये डाइवेलेंट है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कहता है कि एक आपके पास एलिमेंट है X, एक आपके पास एलिमेंट है X, दूसरा आपके पास है Y, ये आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये नेगेटिव 1, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया था ना इसने Y को, सो दिस वुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये जब आपस में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, X और Y, इसके ऊपर चार्ज +1, इसके ऊपर चार्ज -1, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट चार्ज इसका 0 आना चाहिए। आप लोगों ने रूल्स जो हैं वो पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी आयोनिक बॉन्ड। जैसे आपके पास है NaCl के एग्जाम्पल, ठीक है। Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए Na+1 आयन की फॉर्म में। क्लोराइड क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के थ्रू। और ये जो आपके पास Na है ये आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये सी इलेक्ट्रोनेगेटिव नज़र आ रहा है। सो अल्टीमेटली जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl। Na के ऊपर चार्ज कौन सा है, +1, Cl के ऊपर चार्ज कौन सा है, -1, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसी तरह X के ऊपर चार्ज +1, Y के ऊपर चार्ज -1, तो ये अगर आपको इस फॉर्म में भी नजर आए तो भी दैट वुड बी द राइट ऑप्शन। सो आप ऑप्शन नंबर ए को देख सकते हो, X पॉजिटिव और Y नेगेटिव। X तो दोनों सेम हो नहीं सकते। जैसे हाइड्रोजन है, अब ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना कि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, दूसरे के ऊपर -1 चार्ज है, ये पॉसिबल ही नहीं होता। और यहाँ पे X और Y, यहाँ पे जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू मेक विच बॉन्ड, ये आपके पास बॉन्ड बनाएंगे आयोनिक। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकती। और ये जो आपके पास है ये एक्चुअली शो कर रहा होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, कि X ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया Y को, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कोवेलेंट। अब इसमें से हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा है जो कि कोवेलेंट इन नेचर है। तो याद रखें कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है ना दैट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। हाइड्रोजन जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयरिंग हो जाती है और इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, दैट वुड बी कोवेलेंट इन नेचर। ऑप्शन नंबर बी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 होता है। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तभी जाकर आपके पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल डिटेल के साथ एग्जांपल समझा दिया। पोटाशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोराइड वही गेन करता है, +1 और -1 चार्जेस आ जाते हैं ऑन पोटाशियम और क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। इसी तरह सोडियम सल्फाइड है, इसमें यहाँ पे -2 चार्ज होता है। सोडियम जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन यहाँ पे Na2 इसका मतलब 2 सोडियम के एटम है, हर सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और जो सल्फर एटम है उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 5,
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड इन नाइट्रोजन इज। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जब भी बनता है तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 7, 1s2, 2s2 और 2p कितना बन जाएगा, 5 करेंगे, 5 + 2 7 + 2 9, 2p3, 3 + 2 5 + 2 7, यस 2p3। अब यहाँ पे पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम इस तरह नाइट्रोजन को लिख लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस के अंदर है तो ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हो तो दूसरा नाइट्रोजन भी होगा ऑब्वियसली, ये 1 2 3 ये बन गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3, 5 + 3 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा, ये शेयरिंग से दूसरा बॉन्ड बन जाएगा और ये शेयरिंग से तीसरा बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये यूज़ हो गए और 3 ये हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे यूज हो जाते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 6। ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, हर बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन रहे हैं। पार्ट नंबर 6 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वेरियस ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी दैट इज एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास क्या है कि ट्राइक्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो पहले तो वाटर की नेचर आपको जाननी पड़ेगी कि वाटर जो है इसकी नेचर क्या है। वाटर जो है दैट इज़ पोलर इन नेचर। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे कौन सा कंपाउंड होगा जो कि इसके अंदर सॉल्युबल होगा, तो ऑब्वियसली वही होगा जिसके अंदर कोई कहीं पे पोलैरिटी हो। ठीक है, और पोलैरिटी के साथ साथ उसके अंदर कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी जाके वो क्या करेगा, वो इजीली सॉल्युबल होगा विद इन द वाटर। ठीक है, वाटर के अबाउट आप याद रखो कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड होते हैं। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो हमारे पास एथेनॉल है C2H5 और OH, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड बन गया ना दैट इज़ नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही बेसिस है सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स या सोलिबिलिटी ऑफ एथेनॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एथेनॉल। अदरवाइज जो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, those compounds are known as alcohols. So ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे पास अल्कोहल है और अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लीनियर इसका स्ट्रक्चर है और हमारे पास ये नॉन पोलर होता है। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें भी क्या होता है कि ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर कोई पोल्स नहीं होते। उसकी वजह क्या होती है कि हर साइड पे क्लोरीन एटम अटैच्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर खींचता है तो वो अपोजिट साइड पे खींच लेता है, ये अगर डाउनवर्ड खींचता है तो ये अपवर्ड खींच लेता है। तो रिजल्टेंटली जो इसका डायपोल मूवमेंट होता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन पोलर नेचर। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये नॉन पोलर नेचर है। और हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं और प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल सेज दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, कि जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं वो पोलर सब्सटेंसेस के अंदर ही सॉल्युबल होंगी, जो नॉन पोलर होंगी वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होंगी, पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती। अल्कोहल्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे OH बॉन्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये हमारे पास जो पोलर नेचर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, यही बेसिस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की। पार्ट नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट या 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब कह रहा है कि ये आपके पास कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ अटैच है, जिसको आप क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कहता है इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखें कि ये जो हमारे पास कॉपर है इसके ऊपर चार्ज होता है +2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। सल्फेट आयन जो होता है ना इसके ऊपर चार्ज होता है -2। अब याद रखो
कि ये आयंस है ना, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव आयंस, इसके बीच में क्या होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका मतलब है इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा, दैट वुड बी आयोनिक बॉन्ड इन नेचर। और इसके साथ साथ याद रखें कि अगर हम सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको मैंने और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जब पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके बताया था कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फॉर द सल्फेट आयन, ठीक है। इसके ऊपर -2 चार्ज होता है और इसके साथ कॉपर +2 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की मदद से आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और सल्फर क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं ना। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप क्या कहते हो, दैट बॉन्ड इज़ नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको ये एरो हेड नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सल्फर क्या करता है, सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है ऑक्सीजन एटम को। तो वो बॉन्ड जहाँ पे एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हो, ठीक है। इसको आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हो क्योंकि जब आप डेट के लिए जाते हैं तो गर्लफ्रेंड जो होती है वो पैसे देती नहीं है सॉरी, बॉयफ्रेंड जो है वो सारे पैसे दे देता है। तो इसमें भी सल्फर क्या होता है, इसके पास पैसा ज़्यादा होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं। तो इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि कॉपर +2 और इस -2 की वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। सल्फर और ऑक्सीजन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और यहाँ पे सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर ऑक्सीजन को तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों बॉन्ड्स जो है प्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं आयोनिक बॉन्ड को, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और वो दूसरे को डोनेट करता है। नंबर 8, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO इज। अब ये हमारे पास कार्बोनाइल है, ठीक है। इसके साथ कौन सा ऐसा है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइसो का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी MCQ में मैं करा चुका हूँ। आइसो का मतलब होता है सेम। इलेक्ट्रॉनिक ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ है, सो ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं तो उसको भी कहते हो, दीज आर नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या आयंस, या जो भी आप देख सकते हो मॉलिक्यूल है यहाँ पे आयंस हैं, ठीक है। तो आयंस हम कहेंगे। तो वेरियस ऑप्शंस आर गिवन आपके पास। यहाँ पे CN नेगेटिव साइनाइड आयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं CN को, तो CN, अच्छा CN से पहले आप CO को देख लें। CO ऑक्सीजन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो 6 + 8 कितने होने चाहिए हमारे पास, आपने उसको यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो कर लेना है। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले आप उसके बाद CN नेगेटिव करें। CN, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 6 + 7 कितने होते हैं, 7 × 3 10 और 3 13। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। CN के ऊपर -1 चार्ज है ना, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ किया हुआ है तो ये कितना बन जाएगा, 8 और 8 16 होते हैं, 16 में से एक निकालो तो ये कितने बन जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास है O2 विद नेगेटिव चार्ज। O2 विद नेगेटिव चार्ज का मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया हुआ है दो ऑक्सीजन एटम ने। इसके बाद अच्छा 8, एक ऑक्सीजन, 8 दूसरे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्होंने गेन किया हुआ है तो ये +1 हो जाएगा। 8 + 8 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास N2 पॉजिटिव है। N2 पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है। तो 7 एक नाइट्रोजन, 7 दूसरे नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से रिमूव कर देना है। 7 + 1 14, 14 - 1 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो CO और CN नेगेटिव जो है ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सो ऑप्शन नंबर A वुड बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर B के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 15 होंगे, ऑप्शन नंबर C के अंदर हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑप्शन नंबर D के अंदर हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 9, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल दैट इज़ लीनियर। अब इसमें से हमने बताना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल लीनियर है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे क्लोरीन डाइऑक्साइड आप इसको कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो कहता है कि इसमें से लीनियर कौन से वाला है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली भी बात है, लेकिन आप अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो भी आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ भी याद रखें कि जो CO है ना, इसके अंदर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, लीनियर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दैट वुड बी द राइट ऑप्शन। NO2 के अबाउट याद रखें कि इसकी जो शेप होती है दैट इज़ वी शेप, ठीक है, ये वी शेप होती है। और इसी तरह ClO2 जो है ना, इट इज़ आल्सो हैविंग वी शेप, ठीक है, इसकी भी जो शेप होती है ना, दैट इज़ वी शेप। लेकिन SO2 जो है ना, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अंदर क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है, शेप होती है। सो लीनियर जो शेप होगी ना, सो दैट वुड बी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप अपने पास एक फार्मूला लिखें। आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है, जो कि आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा। बाकी भी जो अच्छे टीचर्स हैं वहाँ से आपको ये फार्मूला मिल गया होगा पहले ही। यहाँ पे होता है V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। ये मैं कई दफ़ा करवा चुका हूँ आप लोगों को, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये चीज़ पता होगी। अब V जो है ना, इसमें से V को हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होता है, जब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें से एक दरमियान में जो एटम होता है उसको आप सेंट्रल एटम कहते हो, जो कि बाकियों के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। अब यहाँ पे M क्या है, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, लास्ट पार्ट के अंदर आपको मैंने बताया था। और एटम्स, एटम से निकला हुआ है, तो ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है ना, दैट इज नॉन एज मोनोवैलेंट। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, जब सबके पास क्लोरीन वगैरह है। सी हमारे पास क्या है, दैट इज चार्ज ऑन के टाइम। और ए जो है दैट इज, ये आप अपने पास नोट कर लें, चार्ज ऑन A9। ये फार्मूला और इनसे बनता है क्या है, ये आप अपने पास नोट कर लें। तो आपको मैं एक दो का करा देता हूँ। जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप फार्मूला लिखते हो तो ये H है। H में सबसे पहले V है ना। अब कार्बन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कैसे आपको पता चलेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, ये 2s2 और 2p2। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप क्या करोगे, V की जगह पे आप लिखोगे 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम आपको नज़र आ रहा है, नो। यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके साथ, तो मोनोवैलेंट एटम हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो C है, दैट इज़ चार्ज ऑन केटाइन। कार्बन के ऊपर आपको कोई चार्ज नज़र आ रहा है, नो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 0। और जो आपके पास ऑक्सीजन है जो कि A9 है, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज नज़र आ रहा है, नहीं, न्यूट्रल है, तो इसकी भी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। अब देखो, अच्छा यहाँ पे 1/2 मैंने मिस कर दिया, तो ये हमारे पास 1/2 इस तरह हो जाएगा। अभी पीछे क्या रह जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4, ये 4 रह जाएगा ना, बाकी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसको आप कैंसिल कर दो, सिंपल मैथ्स है। 2 + 2 2 ज़ार 4, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2। अब ये 2 आ गया, तो इसका मतलब है एक ऑर्बिटल s होगा, दूसरा p होगा। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एंगल कितना होता है, दैट इज़ 180 डिग्री। और 1 अगर 80 डिग्री है तो इसका मतलब इसकी शेप क्या होगी, दैट वुड बी लीनियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ लीनियर, और यही चीज़ हमसे पूछी गई थी। अब यही फार्मूला अगर आप किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, एक मैं और करा देता हूँ, फिर आप बाकी खुद कर लीजिएगा, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे पहले आ जाएगा 1/2, ये फार्मूले का है। अब वैलेंसी सल्फर की कितनी होती है, ऑब्वियसली 6 होती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 6।
और उसके बाद आपके पास क्या है, वैलेंसी नहीं सॉरी, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दैट वुड बी 6, सल्फर के लिए 6 होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद M क्या है, M भी आप लोगों ने देखना है कि मोनोवैलेंट एटम इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। और उसके बाद अगर आप देखें इसकी सल्फर के ऊपर वैलेंसी कोई नहीं है, चार्ज कोई नहीं है, तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया 3। तो एक S हो जाएगा और दूसरा 2 P's हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा sp2। इसके sp2 के अंदर जो शेप होती है वो कोई ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। तो लीनियर तो ये हो नहीं सकता, तो लीनियर ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट वुड बी द राइट ऑप्शन इन दिस MCQ। MCQ नंबर 10, द कंपाउंड विद नो डायपोल मूवमेंट इज। अब यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड गिवन है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिथाइलिन क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्लोरोफॉर्म है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर कोई डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सबसे पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो आने चाहिए। ये आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, किस चीज़ की, मिथाइल क्लोराइड की, सॉरी मिथाइल क्लोराइड है तो एक ऑब्वियसली क्लोरीन लगेगा ना, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा का मतलब 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 क्लोरीन होंगे, ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। और उसके बाद क्लोरोफॉर्म में ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन होते हैं, ये 3 क्लोरीन है, और ये आपके पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है, ठीक है। अगर इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज नो डायपोल मोमेंट, सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसकी एक रीज़न आप इसको ऐसे भी याद रखो कि 4 क्लोरीन एटम हैं एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं। अब ये जो एक क्लोरीन एटम है ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कार्बन की इधर खींच रहा होता है, कलर चेंज कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर खींच रहा होता है, दूसरा इधर खींचता है, तो नेट डायपोल कैंसिल कर देता है। यहाँ पे डाउनवर्ड खींचता है, यहाँ पे अपवर्ड क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की। तो हर साइड से एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर है, सबकी स्ट्रेंथ, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो रिजल्टेंटली इसमें हमारे पास कोई पोल्स नहीं बनेंगे, जब पोल्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। CQ नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि होता है CCl4 हैज़ नो नेट डायपोल मूवमेंट, ठीक है। कहता है कि डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, उसकी वजह बताएं। ऑप्शन नंबर ए, इट इज हैविंग प्लेनर स्ट्रक्चर, सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन, इट्स रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यस। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दिस इज द राइट ऑप्शन। सो याद रखें कि जब कभी हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, सो बाकी जो एटम्स होते हैं ना, बॉन्ड जो बॉन्ड बना के रखते हैं, वो एक दूसरे का जो डायपोल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। सो इतने याद रखें कि इन रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर dipole moment of one bond is cancelled by opposite dipole moment of the other bond. For example, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वैसे इसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि इसको आप बेशक इस तरह याद कर लो, ये एक कार्बन एटम है, इसको चारों साइडों से क्लोरीन एटम ने घेर के रखा हुआ है। अब ये क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो ऑपोजिटली ये इधर खींच लेगा, रिजल्टेंटली इनका नेट जो डायपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह ये क्लोरीन यहाँ पे खींचेगा और ये क्लोरीन जो है इस साइड पे खींचेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आइदर यू आर मेल और फीमेल, तो अगर आप मेल हो, ठीक है, और आपको जो है बीच में रस्सी पकड़ाई जाए, ठीक है, यहाँ पे रस्सी है और आपकी ही एक कॉपी हो, मतलब एग्जैक्टली आपके जैसे बंदा हो, सेम हाइट, वेट, सब कुछ सेम हो, अगर आप लोगों को रस्सी दी जाए तो आप रस्सी इधर खींचोगे
वो दूसरी साइड पे खींचेगा तो रस्सी यहीं पे रहेगी, कहीं पे भी नहीं जाएगी। इसी तरह ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों साइड पे क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सब कुछ स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, तो उस वजह से क्या होगा कि नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे ही रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। सिमिलर साइजेस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन के जो साइजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 है। कार्बन के अंदर 2 शेल्स होते हैं, क्लोरीन के अंदर 3 शेल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, सो दिस वुड नॉट बी द राइट ऑप्शन। सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो दिस वुड नो आल्सो बी द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दिस इज द राइट वन। नंबर 12, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपने एक शर्त याद रखनी है, वो शर्त यह है कि जब आपको नजर आए फ्लोरीन, जब आपको नजर आए नाइट्रोजन, जब आपको नजर आए ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इनको जब कभी हाइड्रोजन कहीं पे नजर आता है तो इसके साथ क्या कर लेते हैं, अपने लॉन पेयर को यूज करके इंटरेक्शन कर लेते हैं, जिसको आप डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। दैट बॉन्ड इज नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फिनोल, फिनोल का अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है, अगर नहीं भी अच्छी तो आपको फिनोल का पता होगा। फिनोल में क्या होता है, OH बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर ये किसी और फिनोल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उस फिनोल का ऑक्सीजन जो है उसके लॉन पेयर्स होंगे, वो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। तो फिनोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। वाटर के अंदर ऑब्वियसली प्रेजेंट है क्योंकि OH बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके साथ अगर एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट करना चाहता भी है तो ये लॉन पेयर इसके साथ ऐसे इंटरेक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह आपके पास है लिक्विड एमोनिया, सो यस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एमोनिया का मॉलिक्यूल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब ये जो लॉन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ इस तरह इंटरेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर HCl है, लिक्विड HCl, सो यही हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि इसमें फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 13, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट एट 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर आर। अब यहाँ पे ये इससे पहले जो MCQs थे उसके अंदर भी आ गया हुआ था, वैसे हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास बनता है Cu पॉजिटिव 2 SO4 विद नेगेटिव 2। कॉपर के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव 2, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव 2, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या बना लेंगे, आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे, जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हो। सो आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। सल्फेट का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या होता है, सल्फेट का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे इसमें से जो बॉन्ड्स हैं वो कौन से होंगे, इसको मैं डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ। ये जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हुई हुई है, इन बॉन्ड को आप क्या कहते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होते हैं। सो एक बॉन्ड तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरा यहाँ पे सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है किसको, इस ऑक्सीजन एटम को, इस वजह से इसके ऊपर एज अ होल क्या है, -2 चार्ज भी मौजूद है ना। तो अब ये आपके पास क्या है, जो बॉन्ड बनेगा, सल्फर अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जहाँ पे एक एटम दूसरे एटम को लॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको आप कहते हो डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव -2 की वजह से जो बॉन्ड बनेगा या जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, दैट वुड बी आयोनिक, या जिसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हो। सो एक बॉन्ड तो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, दूसरा सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तीसरा यहाँ पे सल्फर अपना पूरे लॉन पेयर डोनेट कर ऑक्सीजन को, जिसका मतलब है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। सो इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट इसको बोलते हैं, या 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या इसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हो। MCQ नंबर 14 में हमसे क्या पूछ रहा है, ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 1 p ऑर्बिटल वी गेट डैश। एक s है और एक p है, कहता है इनकी आप ओवरलैपिंग कर लेते हो तो इससे आपके पास क्या चीज़ बनेगी। तो SP और लैब से आपके पास जो ज्योमेट्री बनेगी या जो शेप बनेगी वो लीनियर बनेगी, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये आपके पास क्या है, इसको आप क्या बोलते हो, इथाइन बोलते हो ना, इसको आप क्या बोलते हो, इथाइन बोलते हो। तो ये जो आपके पास है बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर ज्योमेट्री होती है,
विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व हैं, एक s और एक p ऑर्बिटॉल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो ऑर्बिटॉल जो है वो 180 डिग्री पे इस तरह लाई कर रहा होता है। सो टू ऑर्बिटॉल्स, एक s और एक p एट 180 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। एमसीक्यू नंबर 15 में हमसे क्या पूछ रहा है कि द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ऐसा मॉलिक्यूल बताएं कि जहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप वाकई में केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मुझे देना होगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, NO। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। क्यों है, इसको फिर आपने समझने के लिए MOT का सहारा लेना होता है। किसका? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो NO, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, 7 + 8 हमारे पास हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पहले इसका करते हो लाइक 1s, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा मैं सब लेबलिंग नहीं करूँगा, सिर्फ एक जगह पे आपको कर देता हूँ। ये यहाँ पे एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, और दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये हमारे पास क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये फर्स्ट शेल होगा, फर्स्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के, नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नाइट्रोजन के हैं, दो ऑक्सीजन में भी यही होता है, 1s2, 2s2 और 2p4। ऑक्सीजन का 8 होता है ना, नाइट्रोजन 7 होता है। तो ये दो आप लिखोगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका हो गया 1s। एग्जैक्टली सेम यही चीज़ आपने क्या करनी है 2s के लिए भी करनी होती है। तो मैं लेबलिंग नहीं करूँगा, ठीक है, जस्ट बताता जाऊँगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये 2 और ये 2, ये आपके पास 2, ये ऑक्सीजन के लिए और ये नाइट्रोजन के लिए। अब यहाँ पे डाउनवर्ड एक दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अपवर्ड दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये कम्प्लीटली फिल अप हो जाएगा। तो ये इसका 2s ऑर्बिटल बन जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, पी को देखना है। एक में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पी आप ऐसे बनाते हो ना, 1 2 3, ये 1 2 और 3 ये। और इन केस ऑफ NO है ना, तो NO में आप लोगों ने ये करना होता है कि पहले आप सिग्मा बनाते हो, ऊपर आप पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ड्रॉ कर देते हो। अब आपने क्या करना है, इसको, इसकी भी लेबलिंग करनी होती है। तो ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, और ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2p3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 और 3। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये आपके पास क्या होता है, दिस इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये आपके पास क्या होगा, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जिसको MOT नहीं आती, मेरे लेक्चर देखें, वहाँ से आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, मैं खुद इनऑर्गेनिक हूँ तो ये मेरी फील्ड का है, तो मैंने बहुत अच्छे से MOT आपको कराई हुई है। अच्छा, तो ये इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे राइटिंग से मेरे से हो नहीं रही है क्योंकि मैंने पैड चेंज किया है, तो उस वजह से, लेकिन आप समझने की कोशिश करें एज ए स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, तो उनको आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे ले आए, 6 आप ले आए। वैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 + 3 9। अब पीछे कितने रह गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 4 + 3 7। 7 में से 6 तो नीचे आ गए, एक रह गया, एक को आप यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रख सकते हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास रह गया। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, NO, जैसे आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे CO है ना, तो CO का भी एग्जैक्टली आप लोगों ने सेम ही रखना है। CO का आपने एग्जैक्टली सेम रखना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2, ये 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये बन जाएगा 1s2, 2s2 और 2p4। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 1s और 2s ये एग्जैक्टली इसी तरह के होंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा तो कहाँ पे आएगा, ये 2p के अंदर ही आएगा। तो इसका आप यूँ ड्रॉ करो, ये
लेबलिंग आपने सीखनी है, ठीक है। अगर आपको इसकी लेबलिंग नहीं आती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद CO है ना, तो फिर आपने यहाँ पे सिग्मा ऊपर ले लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा किस चीज़ का, कार्बन का। ये हमारे पास हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो, अच्छा फिर यहाँ लेबलिंग आपको मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा पाई 2py, पाई 2pz, ये हो जाएगा सिग्मा 2px। इसी तरह ये जो है इसको क्या कहते हो, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px। ठीक हो गया। अब बाकी यहाँ पे ये खूबसूरती के लिए आपने इसको लाइन शाइन जोड़ देनी है सही तरीके से ना, लेकिन हमारा काम समझना है, मेरा काम समझाना है आपको। अब देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन में, कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1 और ये 2। ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं 4, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब पहले आपने डाउन नोट फिल करना होता है, तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 0। सो ये राइट ऑप्शन हमारे पास नहीं बन सकता। इसी तरह आपने करना है क्या है कि यही एग्जैक्टली चीज़ आपने बनानी है सी नेगेटिव के लिए और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। आपने इसमें से फाइंड आउट करना होता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। MCQ नंबर 16 में हमसे पूछ रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल नॉन मेटल्स एटम हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो यहाँ पे आपने इसको समझना है कि आप यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो बॉन्ड की बात कर रहा है, एक 2 आइडेंटिकल नॉन मेटल्स की बात कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, 3 बातें कर रहे हैं। तो जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है नॉन मेटल के दरमियान, तो एक्चुअली वो बॉन्ड जो होगा दैट वुड बी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग है, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है कि हमेशा जब कभी भी बॉन्ड बनेगा, याद रखेंगे, जैसे हमारे पास फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं आप, ठीक है, नॉन मेटल है। इस तरह आपके पास ऑक्सीजन है, इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन है। तो जब कभी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, सो दैट बॉन्ड वुड बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट वुड बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। म्यूचुअल का मतलब दोनों एटम जो है वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर करते हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है अनइक्वल शेयर्ड बिटवीन द टू, मतलब जो पेयर है वो अनइक्वली शेयर्ड होगा, या ट्रांसफर्ड फुली फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी विद आइडेंटिकल स्पिन। आइडेंटिकल स्पिन हो नहीं सकती। जो होम रूल्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं वो क्या कहते हैं कि जी आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी आएगा तो वो अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा। इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, यस, सो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा कि जब कभी दो नॉन मेटल्स आपस में करीब आएंगे और उनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी, सो दैट वुड बी इक्वली शेयर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन जो है इसका हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 9 होता है, वैलेंस के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अब एक मॉलिक्यूल बनाना हम लोगों ने फ्लोरीन का, तो मॉलिक्यूल जैसे हमें पता है कि 2 एटम होंगे इसके अंदर, या फ्लोरीन की अगर पर्टिकुलर बात करें तो देखेंगे कि इसके अंदर 2 जो हैं तो फ्लोरीन एटम्स होते हैं। वो अपने ये जो एक पेयर है इसको इक्वली शेयर कर लेते हैं। जब इक्वली शेयर करते हैं तो इनके बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट वुड बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि वैलेंस के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करोगे तो आप देखोगे कि 1s2 2s2 2p4 बनेगा ना, यस, 4 + 2 फिर 6 हो जाएंगे। तो इस तरह इसके वैलेंस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये 6 हो जाएंगे, ये 6 हो गए। इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से, ये नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वैलेंस के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो है ये आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग हो जाएगी इनके बीच में। सॉरी, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी, एक बॉन्ड बनेगा, और ये यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी, दूसरा बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो ऑक्सीजन की केस में डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि हर जो ऑक्सीजन एटम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन के बैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक नाइट्रोजन एटम हो जाएगा
और यहाँ पे हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। ये तीनों जो हैं ये शेयर कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो यहाँ पे याद रखेंगे जब कभी नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, सो दैट वुड बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, हेंस ऑप्शन नंबर डी द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 17, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन डैश। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो यहाँ पे H हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त यह है कि एक आपके पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट विल फॉर्म बॉन्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। अगर ये तीन एटम्स हैं, ठीक है, इनके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर नियर बाय कोई हाइड्रोजन मिलेगा, इनको इंटरेक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे तो सल्फर है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यस ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये बन सकता है। उसके बाद फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी बन सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी बन सकता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हमसे पूछ रहा है ना, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड वो बनाएगा जिस एटम की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो फ्लोरीन के अबाउट याद रखें कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा होती है, और वो 4 की इक्वल है ना सबसे। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ढूंढते हो पीरियोडिक टेबल में, सो दैट वुड बी फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो जब कभी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, हेंस ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 18 में हमसे पूछ रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड इज। अब इससे पहले की जो वीडियोस थी उसके अंदर आपको मैंने बता दिया था कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है, मैं जनरली आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि H फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। अभी V क्या होता है, ये वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, M क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम है, C क्या होता है, चार्ज ऑन केटाइन, A क्या होता है, चार्ज ऑन A9, जो कि आपको मैंने पिछले जो MCQs थे, MCQ नंबर 2 या 3 था, उसके अंदर डिटेल के साथ आपको सब कुछ लिखवाया भी था। आपको मैंने कहा था इसको अपने पास नोट कर लें। सो इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पूछ रहे हैं हमसे, तो सल्फर को अगर आप देखो तो सल्फर के वैलेंस के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर प्रेजेंट होता है ना, उसके ग्रुप का मेंबर है, तो उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फार्मूले में इसको पुट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो हम 6 लिख लेते हैं। अब मोनोवैलेंट एटम आपको कोई नजर आ रहा है जिसकी वैलेंसी 1 हो, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और उसके बाद सल्फर के ऊपर कोई वैलेंसी भी नहीं होती, तो इसकी जगह पे भी हम क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। और A9 ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज आपको नज़र आ रहा है, नहीं ना, न्यूट्रल है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे ये तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। अब पीछे रह गया 6, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। यहाँ पे आंसर आ गया 3। अब इसका मतलब है कि एक इसके अंदर S ऑर्बिटॉल और 2 पीज इन्वॉल्व हो जाएंगे, तभी 3 ऑर्बिटॉल्स बनेंगे, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हिंस ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दिस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद MCQ नंबर 19 है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन डैश। अब यहाँ पे आपको फिर से बहुत सारी ऑप्शंस गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी। एक आपके पास है एथेनॉल, दूसरा आपके पास है डाइथाइल ईथर, तीसरा आपके पास है इथाइल क्लोराइड, चौथा आपके पास है ट्राई एथाइल एमाइन। तो अगर आप देखो तो पहले आपके पास है एथेनॉल। एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सॉरी, CH3 CH2O और H, दिस इज एथेनॉल। डाई एथाइल ईथर, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है, और दोनों साइड पे क्या है, इथाइल ग्रुप आप लगा दो, C2H5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, CH3 CH2O CH2 CH3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है, तो डाई इथाइल बन जाएगा, और बीच में ऑक्सीजन एटम है, तो ये डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। उसके बाद इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड का मतलब CH3 CH2, ये इथाइल हो जाएगा, इसकी एंड पे क्लोरीन लगा दो तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और ट्राई इथाइल एमाइन, एमाइन में क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH2 CH3, ये एक आपने एक इथाइल लगा दिया, यहाँ पे एक दूसरा इथाइल लगा दो CH2 CH3, यहाँ पे एक तीसरा इथाइल लगा दो CH2
CH3 और एक यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 3 शेयर कर लेते हैं कार्बन के साथ, एक एज अ लॉन पेयर रहता है। सो दीज मॉलिक्यूल आर नोन एज इमाइन, ठीक है। और यहाँ पे इथाइल ग्रुप्स कितने टाइम्स है, 1, ये 2 और ये 3 टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, दैट वुड बी ट्राई इथाइल इमाइन। एनीवेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इसलिए कि रिक्वायरमेंट क्या है कि एक हमारे पास हो जाएगा फ्लोरीन, एक हमारे पास हो जाएगा नाइट्रोजन और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर ये तीनों एटम मौजूद हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एथेनॉल क्यों बनेगा, ठीक है। एथेनॉल की वजह यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी आपको नजर आ रहा है, इसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, जो पहले MCQ था MCQ नंबर 17, इसके अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो फ्लोरीन बनाएगा, फिर ऑक्सीजन और फिर उसके बाद नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, उससे फिर कम जो है ऑक्सीजन की, सब और इन तीनों में से जो सबसे कम है वो नाइट्रोजन की होगी। सो इसलिए एथेनॉल वुड बी द राइट ऑप्शन। Then we have MCQ number 20, the species in which the central atom uses sp2 hybrid orbital in its bonding is। अब आप यहाँ पे वही जो फार्मूला है वो आप दोबारा लगा सकते हो, ठीक है। आप उसके तहत इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी स्पीशी है जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो यूज़ कर रही है। इन शॉर्ट वे आप ये बताएं कि इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अच्छा, अब इसमें अगेन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो ठीक है, आप कॉन्सेप्ट यूज़ करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाओ। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको मैंने बताया था कि आपने बॉन्ड्स और लॉन पेयर को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास PH3 है, PH3 में आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस के वैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका कुछ यूज स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरह अगर आप देखें अमोनिया में भी, ये तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है sp3 की, ठीक है, ये मैं कई मरतबा आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद आपके पास है एंटीमनी, ठीक है, ये Sb और ये H, यहाँ पे भी क्या होगा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप से हैं। उसके बाद CH3 है। अब CH3 में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि चौथा बॉन्ड जो कार्बन है का है वो बना ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर लॉन पेयर है तो वो बॉन्ड की तरह आप इसको काउंट करो, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। लॉन पेयर को आपने यूं काउंट करना है जैसे कि ये क्या ऐड कर रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हो गए। इसी तरह ये ट्रिक के हिसाब से हम जा रहे हैं इसमें, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 और लॉन पेयर भी बॉन्ड की तरह काउंट कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे एंटीमनी में भी एक लॉन पेयर आपने काउंट किया तो ये 1, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे भी 4। इसका मतलब है कि सब के लिए 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है एक S होगा और 3 P's अगर आप मिला लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 ऑर्बिटल्स, और इसे क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है PH3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp3, अमोनिया के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, एंटीमनी हाइड्राइड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। लेकिन ये CH3 पॉजिटिव है, आपको जो केटायन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है एक S होगा और 2 P's होंगे तो 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इसका मतलब है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर C, CH3 पॉजिटिव जो है दैट इज हैविंग sp2 hybridization। Question number 21, the molecule that has linear structure is। अब इसमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। सो ऑब्वियसली लीनियर स्ट्रक्चर उन मॉलिक्यूल का होता है जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन मींस कि बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर पड़े होते हैं जो एटम्स हैं 180 डिग्री के एंगल पे। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। कार्बन डाइऑक्साइड के अबाउट याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह का लीनियर जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp। अगर आप इसको फार्मूले के तहत करना चाहते हैं तो आपको पता है फार्मूला, इसमें सबसे पहले इसे पहले जो था वो आपको मैंने कराया था ना कि v प्लस m माइनस सी प्लस ए, ये क्या होते हैं, ये सारे मैं डिटेल के साथ 2 दफ़ा करवा चुका हूँ पिछले MCQs के अंदर। उन वीडियोज़ को अगर आपने देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं। अब सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं,
4 होते हैं। अब उसके बाद M है, ठीक है, और M के अबाउट याद रखेंगे M क्या है कि मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम तो इसके अंदर कोई भी नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद चार्ज कितना है कार्बन के ऊपर, कोई नहीं है। एनाइन के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है, ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो 4 1/2 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से आंसर आ गया 2। इसका मतलब है एक ऑर्बिटल S होगा, दूसरा इसके साथ क्या हो जाएगा P। तो sp हाइब्रिडेशन किसके अंदर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड का चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर है तो यही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नंबर 22, द मॉलिक्यूल विच हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपने बताना है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़ीरो है। तो डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ q मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। r क्या है, दैट इज़ द डिस्टेंस, q क्या है, दैट इज़ द चार्ज सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जीरो डायपोल मोमेंट के अबाउट पूछ रहा है कि जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है और सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं उनका जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज जीरो। डायपोल मोमेंट के अबाउट याद रखेंगे, दैट इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब इन केस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 ये बिल्कुल इस तरह होता है। BF3 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये ट्रायंगुलर इसकी ये स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल यूं करके, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो फ्लोरीन के एटम्स हैं ये ऑपोजिट पड़े होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये बिल्कुल देखिए आप एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे देख रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है और कॉर्नर के ऊपर के फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो मौजूद है। अब ये डायपोल कैंसिल कर लेते हैं तो रिजल्टेंटली इनका जो डायपोल मोमेंट होगा दैट वुड बी जीरो। हिंस ऑप्शन नंबर बी जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज द राइट ऑप्शन। नंबर 23 में से क्या पूछ रहा है कि द मॉलिक्यूल विच हैज़ पायरामिडल शेप। अब इसमें से पूछ रहा है कि पायरामिडल शेप किसकी है। तो याद रखें कि जो हमारे पास PCl3 है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में होता ये है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है ना दैट इज sp3। इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा, फॉस्फोरस के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप फॉस्फोरस को देखें, फॉस्फोरस के वैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, 5, ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। उन 5 में से जो क्लोरीन एटम्स हैं 3, इनके साथ ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेता है। क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, ठीक है। हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए तो ये आपस में शेयरिंग करके ये मॉलिक्यूल इस तरह बना लेंगे। अब अगर आप PCl3 में देखते हो तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें एक जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होता है। एक क्या होता है इसके अंदर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है, और इस वजह से इसकी जो शेप होगी ना दैट वुड बी पायरामिडल, पायरामिड की तरह इसकी शेप होती है। हेंस यही PCl3 जो है ना दैट वुड बी योर राइट ऑप्शन। अगर आपके पास जो दूसरा कार्बोनेट आयन है CO3 नेगेटिव 2 आयन, जिसको कार्बोनेट आयन कहते हैं, या आपके पास नाइट्रेट आयन है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है ना दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रॉन की तरह होगा या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर इसका होगा। उसके बाद MCQ नंबर 24, द कंपाउंड इन विच C स्टार यूजेज इट्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस गिवन हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें जो कार्बन के ऊपर स्टार लगा हुआ है ऐसा कौन सा कार्बन एटम है जो कि अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो यूज़ कर रहा है। तो याद रखें इसमें आपको मैंने आसान सी ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास कहीं पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करो। अगर आपके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वैसे भी है। अभी पहले हमारे पास जो है वो कुछ यूँ है HC डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, इसको आप स्टेरिक लगा दो। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखते हो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 2 टाइम्स है तो ये बन जाएगा NH2 और ये बन जाएगा NH2, ठीक हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है, थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे H बन जाएगा, यहाँ पे CH3 जो है वो 3 टाइम्स है, CH3, ये CH3 और बल्कि रादर दैट वुड बी अल्कोहल, यस CH3 बन जाएगा, ये CH3, इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं।
देन ये जो H है तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल नंबर C हो गया और ये हमारे पास उस स्टेरिक वाला कार्बन है। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी, उसमें क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड नज़र आ रहा है मुझे, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, दिस इज़ एल्डिहाइड, और एक यहाँ पे आपने CH3 लगा देना है। ठीक है, अब पहले तो हम इसको स्टेरिक कर लेते हैं सबको। ये स्टेरिक हो जाएगा, ये स्टेरिक हो जाएगा, ये स्टेरिक और ये स्टेरिक। अब इन सब की हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो याद रखें, आपको मैंने क्या कहा था, अगर आपको लॉन पेयर नज़र आए, अगर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आए, और एक और क्या बताया था, हाँ, अगर आपको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए, तो इन सब को आपने यूँ काउंट करना है जैसे ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। जैसे ये देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो इसको आपने यूँ काउंट करना है कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड। वैसे तो 4 हैं, लेकिन डबल को आपने सिंगल काउंट किया तो कितने बॉन्ड बन गए, 3। अगर 3 बॉन्ड बन गए तो इसके अंदर एक S और 2 P's अगर आप डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यहाँ पे आते हैं तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, डबल को आपने सिंगल काउंट किया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये S और 2 P's लगा दो तो sp2 बन जाएगा। इसी तरह इस कार्बन को अगर आप देखो तो इसमें अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड को सिंगल आपने काउंट किया, ये सिंगल और ये सिंगल, 3 बॉन्ड, तो ये भी sp2 बन जाएगा। ठीक है, एक S और 2 P's तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे ना, जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर आप देखो तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड बन गए हुए, 4। 4 का मतलब एक S ऑर्बिटल और 3 P's ऑर्बिटल्स अगर साथ होंगे तब जाके क्या बन जाएगा, दैट वुड बी sp3। सो देखें आप कौन सा स्टेरिक आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दे रहा है, ऑप्शन नंबर C ना। सो ऑप्शन नंबर C वुड बी द राइट ऑप्शन, कि इसके अंदर ये जो कार्बन है दैट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बाकी जो है वो sp2 ही हैं। देन आपके पास MCQ नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कौन से वाला है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा MOT के तहत। ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है तब हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज पैरामैग्नेटिक। अब सबसे पहले तो आप काइंडली ये सीख लीजिएगा कि पैरामैग्नेटिक कौन से वाला होता है। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं, और अट्रैक्शन की वजह क्या होती है कि इनमें कहीं ना कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। इसका मैं आपको समझा देता हूँ सारा कुछ डिटेल के साथ, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको आप फिर ट्राई कीजिएगा जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन अबाउट O2 नेगेटिव मॉलिक्यूल। देखें ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, दैट वुड बी 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाएगी 1s2, 2s2 और 2p4। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये भी, इसका भी 8 है, तो ये बन जाएगा 1s2, 2s2 और 2p4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। ये कितने बन गए, 16। लेकिन ये इसके ऊपर एक आपको नेगेटिव चार्ज भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया हुआ है इसके ऊपर, तभी नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब सबसे पहले तो ये 1s2 जो है ये आपस में क्या करेंगे, इनका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये कुछ यूँ बन जाएगा, मैं जल्दी आपको करा देता हूँ। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम, दिस वुड बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वुड बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पहले के अंदर S2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के S2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिलिंग आपको आती होगी, पॉलिंग जो रूल है और होम रूल्स वगैरह सारा आपने इसके अंदर लगाना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, 2 रह गए, तो ये यहाँ पे अपोजिट ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो 1s2 बन जाएगा, 2s2 एग्जैक्टली सेम यही होगा, 2s2 एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी एक दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी हम बात कर रहे हैं ये 2s2 की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें, पहले 2 नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, तो इस तरह ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब रह गई बात किस चीज़ की, 2p की। तो p ऑर्बिटल कुछ यूँ बनता है, p ऑर्बिटल्स आपको समझने की कोशिश करें, इसका मैं थोड़ा सा खैर है डिटेल के अंदर आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे इसका ये आ जाएगा ऐसे। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करें आप लोग, हम इसको ना डिटेल में करते हैं।
यहाँ पे जो लाइन बनेगी दैट वुड बी फॉर एनर्जी। ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा एक ऑक्सीजन एटम का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा दूसरे ऑक्सीजन एटम का AO एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं P के अंदर, हम देखते हैं कि P4 है ना, P4 का मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अच्छा, अब यहाँ पे मर्जी आप किसी भी वो कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। अच्छा, इसको सिंगल कर लेते हैं, इनको हम डबल कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डबल हो जाएंगे। अब लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी इसके अंदर है, तो हम वो किसी भी ऑक्सीजन एटम के अंदर डाल सकते हैं। लेट्स से हम इसके अंदर यहाँ पे डाल लेते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि 1s2 2s2 2p4 2p4 तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से लिया भी हुआ है ना, तो उसके ऊपर -1 चार्ज भी तो आ रहा है, तो ये आप किसी ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे ऐड कर दें ताकि आपको आसानी हो इसको फाइंड आउट करने में। अब ये जो आपके पास आपको नजर आ रहा है, दिस इज सिग्मा 2px, ये हो जाएगा पाई 2py, ये हो जाएगा पाई 2pz, ये आपके पास बन जाएगा पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2px। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें, बहुत ही इजी है, ठीक है। पहले आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल अप करना होता है। सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर आएंगे, पहले एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे, 5 और छठा 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आगे। पीछे कितने रह गए इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना। तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो 6 तो आगे, पीछे रह गए 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 और ये तीसरा। एक इलेक्ट्रॉन देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे अनपेयर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अगर अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, और अगर मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा तो इसको आप क्या कहोगे, दैट इज़ द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हिंस जो ऑक्सीजन एनाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक होते हैं, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। बाकी सारे चेन में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखते हो तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे 14 होंगे, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 हो जाएंगे। एक इसके ऊपर -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो ये बन जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का 8, 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ किया हुआ है तो एक आप कम कर दो तो फिर भी आपके पास क्या बन जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सब में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आपको नजर आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर होंगे। ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या है, एनाइन की फॉर्म में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो दैट इज व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। MCQ नंबर 26 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।